हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास उसका अध्ययन कर रहे थे। आज चौथा दिन है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिपि और बोलियों के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो पंडित कांता प्रसाद गुरु के अनुसार उन्होंने लिपि की परिभाषा देते हुए कहा है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। और लिपि के विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला चित्र लिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। ये जो क्रम है ये इम्पोर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया है और हो सकता है कि हमारी होने वाली परीक्षा में पूछा जाए, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पहले चित्र लिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि और फिर ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि को भी 2 भागों में बांटा गया है, अक्षरात्मक लिपि और वर्णात्मक लिपि। तो जितने भारत की लिपियां हैं वो सभी अक्षरात्मक हैं और जो रोमन लिपि है वह वर्णात्मक है। और भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी। पहली सिंधु घाटी लिपि, दूसरी खरोष्ठी लिपि और तीसरी ब्राह्मी लिपि। हम इन तीनों लिपियों के बारे में विस्तार से देखेंगे। सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त सीलों पर मिले हैं। डिरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट यानी कि भाव ध्वनिमूलक लिपि भी कहा है। सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वान जैसे देखे जो हंटर है, इन्होंने ध्वनि चिन्हों की संख्या सिंधु घाटी लिपि में 253 मानी है। लैगडन ने 228 और गैड एवं स्मिथ ने 396 मानी है। खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शहबाजगढ़ी यानी कि पंजाब का यूसुफजई जिला और मानसेरा पंजाब का हजारा जिला में अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। खरोष्ठी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, इसको लेकर भी विद्वानों में काफी मतभेद है। तो जो चीनी कोश फा वान सुलिन यह इन्होंने खरोष्ट नामक व्यक्ति से इस लिपि का नामकरण किया है। डॉक्टर राजबली पांडे हैं, ये खर मतलब गधा होता है उसके ओष्ठ के समान मानते हैं। और डॉक्टर सुनीति चटर्जी ये खरोसोत से खरोष्ठी बना है, ऐसा अभिमत है इनका। खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण होते हैं जिसमें से 5 स्वर होते हैं और 11 व्यंजन होते हैं। और इस लिपि में संयुक्ताक्षर नहीं होते, उसका अभाव रहता है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप तथा अजमेर जिले के वड़ली गांव के शिलालेख में मिले हैं। और ब्राह्मी लिपि का जो नामकरण है इसमें ये प्रमुख मत है। ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी कहलाई। ब्रह्मा वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि को भी ब्राह्मी कहा जाता है। चीनी विश्वकोश जो है फासवान सुलीन उसके अनुसार ब्रह्मा नाम आचार्य के आधार पर ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मी की उत्पत्ति को लेकर 2 मत प्रचलित हैं। पहला है कि यह भारतीय लिपि है और दूसरा मत यह है कि यह विदेशी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है, इस वर्ग में भी अनेक मत प्रचलित हैं। आइए देखते हैं। एडवर्ड थॉमस है, इनका मत है कि मूल आविष्कारक द्रविड़ थे। जगत मोहन वर्मा मानते हैं कि वैदिक चित्रलिपि से व्युत्पन्न है। श्री आर श्याम शास्त्री मानते हैं कि सांकेतिक चिन्हों से व्युत्पन्न है। डॉक्टर राजबली पांडे सिंधु घाटी लिपि से विकसित है। डाउसन, कनिंगम और लसन इन लोगों का अभिमत है कि आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से ही ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ है। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी मानते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से ही ब्राह्मी लिपि विकसित हुई है। ब्राह्मी लिपि की जो उत्पत्ति है वो विदेश में हुई है, इसमें भी बहुत सारे अभिमत हैं। देखते हैं। देखिए, डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर, जेम्स पिंसेप और सेनार्ट इन लोगों का मानना है कि यूनानी या फोनसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। डॉक्टर बुलर, डॉक्टर डेविड डिरिंजर ये लोग मानते हैं कि उत्तरी सामी से उत्पन्न है। टेलर डी के कैनन ये लोग दक्षिण सामी से मानते हैं। वेबर, वेनफे, जेनसेन ये लोग फोनेसी से उत्पन्न मानते हैं। और प्रोफेसर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे जिसमें से कि 9 स्वर थे और 32 व्यंजन थे। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार से हुआ, ये 2 भागों में बट गई, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी शैली में
पहले गुप्त लिपि आई 4वीं से 5वीं सदी में, फिर सिद्धि मातृका या कुटिल लिपि भी कहा गया, और उसी से फिर देवनागरी लिपि का और शारदा लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का 9वीं सदी में और शारदा लिपि का 10वीं सदी में। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुलर ने न्यून कोडीय लिपि नाम दिया है, और यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि के नाम से भी प्रसिद्ध हुई है। सन 588 से 89 ईसा का बोधगया का अभिलेख सिद्धि मातृका लिपि में ही है। हम लोग बात कर लेते हैं देवनागरी लिपि की। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में भी अनेक मत हैं। पहला है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा, और कुछ लोग मानते हैं कि पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी का नामकरण किया गया। C.R. श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने में पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोण आदि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। उन यंत्रों को देवनागर कहा जाता था, और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे, और इसी से उनका नाम देवनागरी हुआ। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा, और देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं से 8वीं सदी ईस्वी के बीच के एक शिलालेख में हुआ है। आइए देख लेते हैं कि देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये 3 विशेषताएं मुख्य हैं। देखिए, ये जो देवनागरी लिपि आक्षरिक है, ये पिछली परीक्षा में पूछा भी गया है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। इसमें कौन कौन से सुधार किए गए हैं इस लिपि के अंतर्गत? पहला है, सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फांट, जिसे तिलक फांट भी कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर जो अंग इ ड़ न म के स्थान पर अनुस्वार करने के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। नागरी विचारणी सभा ने सन 1945 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई तथा समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्री और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। तो ये सभी जो हमने अभी आपको बताया, ये सभी सुधार थे कि देवनागरी लिपि में कौन कौन से सुधार किसके द्वारा किए गए हैं और कब किस परिषद का, किस समिति का गठन किया गया। बाकी देवनागरी लिपि की 3 प्रमुख विशेषताएं थी कि वो अक्षरिक लिपि है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है, अर्थात कि प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं, और देवनागरी की वर्णमाला का जो क्रम है वो वैज्ञानिक है। इस प्रकार हम लोगों ने सिंधु घाटी लिपि देखा,
खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि और फिर देवनागरी लिपि को विस्तार से समझा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजभाषा की। आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और ध्यान से देखा कीजिए। जब ये जो भाषा चैप्टर चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेकर आएंगे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।